हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो मतलब लेक्चर 9 में हमने डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। हमने बताया था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते क्या हैं, इनका क्रिएशन कैसे होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या लोकेशन था यूनिट सेल के अंदर, उसकी बात हमने करी थी। और उसके साथ साथ हमने रेडियस का डिटर्मिनेशन, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का डिटर्मिनेशन किया था। आज हम बात करेंगे, उसके आगे बढ़ रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमारे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या होगा यूनिट सेल में, हम लोग उसकी बात करेंगे। और उसका रेडियस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हम लोग शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इनसाइड द यूनिट सेल, वॉइड इन अ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के अंदर के पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या लोकेशन होगा, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लोकेशन कैसे डिटरमाइंड होगा, कैसे एक्सप्लेनेशन होगा। तो हम गौर करो, हम जो बता रहे हैं समझना सब। याद होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग पिछले क्लास में बताते वक्त बताए थे कि जब दो ट्राइगोनल लेयर, याद होगा, हम एक बार रिकॉल कर दें, दो ट्राइगोनल लेयर अगर है उसको हम, जैसे मान लो एक ऊपर है दो नीचे है, तो अब की बार यहाँ जो हम ऐड करें तो दो ऊपर हो और एक नीचे हो, तो दो ट्राइगोनल लेयर अपोजिट साइड से जब इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या हो गया, सो देखो तो ये हो गया 1 2 और 1 3, ये हो गया 4 5 और ये 6 अपोजिट साइड से। तो यहाँ जो वॉइड क्रिएट हुआ, यही जो वॉइड है, ये वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल, यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जबकि हम लोग इसी बात को, या इसको हम ऐसे समझाए थे कि 4 एटम एक प्लेन में लाई करे, 4 एटम एक प्लेन में और एक ऊपर से और एक नीचे से एटम लाई करे, तो ये जो हो गया 1 2 3 4 एक प्लेन में, और एक ऊपर हो गया 5 और ये अंदर हो गया 6। तो ये जो लाई किया, यहाँ पे भी जो क्रिएट होगा ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है। तो इसको समझने के लिए हमने बताया था, याद करो, कि ये 4 एटम ये जो हो गए, ये एक प्लेन में 4 एटम हो गए स्क्वायर के फॉर्म में, और 2 गो यहाँ पे ये हो गया, तो ये 6 फेस की तरह हो गया, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में, इसका लोकेशन यूनिट सेल में एटम्स के थ्रू ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्रिएशन कैसे होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हम लोग आज इनके बारे में बात करेंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए गौर से समझना, ये बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड में हर बार 1 साल 2 साल अल्टरनेट करके पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। ये पूछा गया एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम्पल, ये लास्ट वाले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो बस हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, गौर करना। पहले तो हम लोकेशन से शुरू करते हैं। तो देखो, हम अगर बात करते हैं, हम अगर यूनिट सेल को अगर देखें, हम थोड़ा लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इनसाइड द यूनिट सेल तुमको समझा रहे हैं, गौर से समझना सब। याद होगा ये हमारा यूनिट सेल है। यूनिट सेल में याद होगा, ऐसे हमने बताया था कि देखो, एक बात समझो, हमने बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या था। तो हमने बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड जो था, बड़ा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन क्या है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हर बॉडी डायगोनल के ईच कॉर्नर पे प्रोड्यूस होते थे, मतलब पर बॉडी डायगोनल 2 प्रोड्यूस हुए थे, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे। उसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमारे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या लोकेशन होगा, कहाँ पे, यूनिट सेल के अंदर। ये यूनिट सेल के पास कैसा लोकेशन होगा वो देख रहे हैं। तो देखो, हम समझा रहे हैं, गौर करना। मान लो एक एटम, हम इस कॉर्नर के एटम्स को हम जहां जहां प्रोड्यूस होगा बस उसी एटम को हाईलाइट कर रहे हैं, और एटम से हमको मतलब नहीं है अभी। तो गौर से समझना इसको। एक मान लो इधर भी, अब देखो ये यूनिट सेल,
इधर भी यूनिट सेल होंगे, इसके ऊपर भी यूनिट सेल होंगे, इसके इधर भी यूनिट सेल होंगे, इसके इधर भी यूनिट सेल होंगे, ढेर सारे यूनिट सेल मिलेंगे तो क्या बनता था, क्रिस्टल सिस्टम। तो क्योंकि हम लोग पहले इसको देख रहे हैं कॉर्नर के एटम्स को, तो कॉर्नर के एटम तो अगल बगल सारे यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो इधर के यूनिट सेल और इधर के यूनिट सेल को हम लेके कंसीडर कर रहे हैं। तो समझो, देखो जैसे यहाँ पे भी इधर भी यूनिट सेल्स होंगे, इसके इधर हैं, फिर इसके यहाँ भी इधर भी यूनिट सेल्स होंगे, उसके इधर भी यूनिट सेल्स होंगे। तो हम इसको समझा रहे हैं, समझो। तो इस यूनिट सेल का समझना, इस यूनिट सेल का फेस सेंटर्ड एटम यहाँ है, ये जो यूनिट सेल ऊपर जो हम बना रहे हैं, इस यूनिट सेल का फेस सेंटर्ड एटम यहाँ होगा, इसी यूनिट सेल का इसका फेस सेंटर्ड एटम यहाँ होगा, और एक यूनिट सेल जो इधर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका फेस सेंटर्ड एटम इधर होगा। ये सबको समझ में आ गया? एक मतलब सेम जैसा ये यूनिट सेल बना है वैसा ही यूनिट सेल हम इधर बना के तुमको समझा रहे हैं, गौर करो और समझो। ये यूनिट सेल अगर हम बना देते हैं, यहाँ से अगर हम सोचें, इसको अगर देखें, तो ये यूनिट सेल जो हम लोग बना रहे हैं, इसको जब भी हम यूनिट सेल को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, ये है, यहाँ से हम इसको मिला दें, ये मिला, एक यूनिट सेल ये भी हो गया लाइकवाइज। तो हम उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम तुमको सिंपल समझा रहे हैं कि ऐसा सोचें कि एक यूनिट सेल इधर, एक यूनिट सेल इधर, इधर इधर है, तो हम पहले इस यूनिट सेल के थ्रू देख रहे हैं, तो इसका 2 एटम सेंटर यहाँ का। अब देखो, एक इधर वाले यूनिट सेल का फेस सेंटर्ड एटम, एक इधर वाले एटम का फेस सेंटर्ड एटम। अब देखो यहाँ गौर करना और समझना, ये एटम जो है इनको हमने मिला दी, ये और ये 4 एटम स्क्वायर में हो गए, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, स्क्वायर प्लानर की बात हम लोग कर रहे हैं। ये 4 एटम जो है, चलो इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं। देखो, हम फेस सेंटर्ड, ये 2 एटम जो है बॉडी सेंटर्ड एटम है, ये फेस सेंटर्ड एटम को हम यहाँ इस यूनिट सेल का फेस सेंटर्ड एटम 2, एक इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसका फेस सेंटर्ड एटम, ये वाला फेस है, इसका भी फेस होगा, फिर एक इधर यूनिट सेल होगा उसका फेस सेंटर्ड एटम यहाँ है। तो देखो हम इसको मिला देते हैं, ये मिला दिए बेटा, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ये मिला दिए, 4 एटम एक प्लेन में, ये देखो 1 2 3 4 एटम एक प्लेन में लाई कर गया, और एक ऊपर, ये वाला एटम ऊपर की तरफ और एक वाला एटम नीचे की तरफ। अब हम इसको बेटा मिला देते हैं, तो देखो एक सारे के एज को हम मिला दिए, ये हो गया, फिर ये यहाँ से हमने इसको मिट कर दिया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो ये क्या बना मेरा, तो ये जो हमारे पास बना ये हमारा ऑक्टाहेड्रॉन बन गया, ये जो हमने मिला दिया, इसको मिला दिया, ये सारे एटम्स को हमने मिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या बना, ये ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। अब जो ये हमारे ऑक्टाहेड्रॉन का फॉर्मेशन हुए, तो इस ऑक्टाहेड्रॉन का सेंटर अगर जाएंगे तो इसका ये सेंटर हो गया। क्लियर है बात? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर तुम गौर करो, मतलब ऑक्टाहेड्रॉन देखो, इसमें सारे को मिला, इसको यहाँ मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दिए, ये ऑक्टाहेड्रल फेस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हमारा जो हो गया, ये ऑक्टाहेड्रॉन बना, वही चीज यहाँ बना दी, ये ऑक्टाहेड्रॉन हो गया। अब इस ऑक्टाहेड्रॉन को अगर हम समझे, ये बॉडी सेंटर्ड एटम और ये जो है चारों फेस सेंटर्ड एटम, और ये जो दिख रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन हो गया, इसी पॉइंट पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है बात? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन जो हो गया, ये हो गया, यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो पहला बात तो हम ये समझ गए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रोड्यूस कहाँ हुआ, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रोड्यूस होगा, एज के सेंटर पे। कहाँ प्रोड्यूस हुआ, एज के सेंटर पे। अच्छा देखो, अब तुमको एक बात पता होना चाहिए, एज सेंटर हम जानते हैं एज कैगो होता है, एक यूनिट सेल के पास 1 यूनिट सेल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट हुआ, एट एज सेंटर, ये समझ सकते हो, एज सेंटर पे प्रोड्यूस हुआ। तो देखो एक यूनिट सेल के पास कितने एज हैं, 12 एज होंगे। क्लियर है? तो टोटल कितने एजेज हो गए, तो 12 एजेज हो गए। और एक एज का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे, एक एज का कंट्रीब्यूशन, एज पे जो एटम रहता है, याद होगा हम बताए थे, एक एज पे जो एटम होगा, एज सेंटर, वो 4 एज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हमने बताया था कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/1, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता था। तो सोचो टोटल नंबर ऑफ
तो यहाँ से 12 एजेज हो गए और एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 का है, तो टोटल नंबर ऑफ void in an unit cell at एज सेंटर किसी भी यूनिट सेल के अंदर एज सेंटर पे जो void क्रिएट होगा वो कितना होगा, तो टोटल एक void का कंट्रीब्यूशन 1/4 का, मतलब एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 का इनटू वैसा कितने एज पे गया है, 12 एज के सेंटर पे गया है, तो 4 3 12 कितना हो गया 3। तो एज के सेंटर पे टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे, तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे। ये बात समझ में आ गया। जबकि अगर हम इसी को देखेंगे, एक ऑप्शन और है हमारे पास, अगर हम वॉइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वॉइड और कहाँ क्रिएट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक बात और देखो, ये देखो यहां से अगर हम देखेंगे, ये देखो इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो ये जो हमारे एटम्स हैं इसमें देखेंगे 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 ये और 5 और 1 ये 6 हो गया, 2 6 हो गया ये है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो समझो 1 एटम 2 एटम 3 एटम और ये 4 एटम, चारों कैसे हैं, तो ये 4 एटम जो है ये स्क्वायर प्लानर की तरह है, स्क्वायर प्लानर, और एक ऊपर हो गया ये और एक के नीचे हो गया ये पॉइंट। अब यहाँ से सबको मिला दो, अगर हम इसको मिला देते हैं, समझो इसको सबको अगर हम मिला देते हैं तो देखो ये क्या हो गया, ये भी ऑक्टाहेड्रॉन हो गया, ऑक्टाहेड्रॉन, और इसका सेंटर जो हो गया जस्ट लाइक बॉडी सेंटर हो गया, ये हो गया बॉडी सेंटर पे आ गया। तो बॉडी सेंटर पे कौन हो गया, यहाँ पे भी आ गया 3 3 6 एटम ऑक्टाहेड्रली अरेंज है, तो इसका सेंटर आया, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यह कहाँ आया, एट बॉडी सेंटर। तो एक बात तो तुमको समझ में, अब यहां से समझो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होने का चांस कितना हुआ। तो एक एज पे आया, ऐसा 12 एजेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेज हैं, तो 12 एज पे ही बना, तो 12 एज पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया। अब 12 एज पे अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो एक एज में एक वॉइड का 1/4 ही गया, क्योंकि एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 का है यूनिट सेल में। तो स्वाभाविक है इस एज सेंटर 12 गो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड गया, एक यूनिट सेल में उसका 1/4 ही हिस्सा गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होगा वॉइड, क्योंकि वॉइड में ऑक्टाहेड्रल टेट्रा दोनों होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एन यूनिट सेल एट एज सेंटर कितना हो गया, 1/4, एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, और ऐसा 12 पोजीशन पे गया तो 3 हो गया। ये बात समझ में। अच्छा, बॉडी सेंटर पे जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर, तो बॉडी के सेंटर पे कितना होगा, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/1 का होता है, और एक ही गो आया है तो इनटू 1, ये कितना हो गया 1। तो हम अगर यहां से तुमको कह दें कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, तो क्या क्या हुआ टोटल एज पे, तो टोटल एज पे कितना वॉइड आया, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और बॉडी के सेंटर पे कितना आया, 1 आया, तो टोटल वॉइड बेटा कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ये बात समझ में आया। मतलब पर यूनिट सेल तुमसे पूछा जाए कि पर यूनिट सेल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, तो हम कहेंगे कि टोटल 4 होंगे। पूछेगा कैसे हो, कहां होंगे, तो कहेंगे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पे बनेगा, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन डिसाइड होगा एज सेंटर के ऊपर, और एक एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/4 ही जाएगा, तो टोटल 12 एज मिला के 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ एक यूनिट सेल के अंदर, कहां पे, एज सेंटर पे, और एक बॉडी के सेंटर पे। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल हमारा कितना होगा, वो होगा 4। यही बात तुम टेट्राहेड्रल वॉइड में किए थे, तो हम कहे थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे प्रोड्यूस, तुमको अब दिमाग में बैठा लेना है, टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी के डायगोनल पे प्रोड्यूस हुआ था, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर और बॉडी के सेंटर पे प्रोड्यूस होगा। ये दिमाग में रखना है।
क्लियर है बात। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल में पर बॉडी डायगोनल 2, टोटल 4 बॉडी डायगोनल यूनिट सेल में होता है, 4 दूनी 8। तो एक बात यहां से और क्लियर हो गया, पर यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 8 होगा। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा आधा होगा, या यूं कहो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा दुगुना नंबर में होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो हम एक चीज यहां से अगर तुम क्लियरिफाई कर दें, ये तो हमने पोजीशन लोकेशन बता दिया, अगर हम इसको यहां से तुमको क्लियरिफाई कर दें, टोटल पोजीशन अगर क्लियर करें तो देखो क्या होगा। अगर हम इस यूनिट सेल को देखते, अगर हम टोटल पोजीशन क्लियरिफाई करें, कहां कहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है उसको अगर क्लियर करें तो देखो क्या क्या हुआ। पहला हम ऐसे समझेंगे कहां कहां आया, तो ये देखो कहां कहां आया, तो ये एक आ गया कहां पे, तो एक एज के सेंटर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 गो एज है। 12 एज के सेंटर पे कौन आया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और तो एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो 1/4 इंटू 12 3 आ गया। तो इस जो एज पे गया उसका कंट्रीब्यूशन 3 का हुआ, और एक बॉडी के सेंटर पे गया उसका कंट्रीब्यूशन 1/1 का हुआ। तो 1 + 3 = 4। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ है, तो कहेंगे सारे के सारे एज के सेंटर पे, यूनिट सेल के सारे एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। जबकि हम प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे, याद होगा तुमको, समझे होगे, वहां बताए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के जगह पे अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो वहां पे हमने बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड कहां जनरेट होगा, बॉडी के डायगोनल पे। तो थोड़ा बॉडी का डायगोनल मिलाओ, एक ये, दूसरा डायगोनल ये हो गया, तीसरा डायगोनल ये हो गया और चौथा डायगोनल ये हो गया। यही डायगोनल का बॉडी सब एक जगह कटते हुए जा रहा है। और पर बॉडी डायगोनल अगर हम देखेंगे, देखो गौर करो, चारों बॉडी डायगोनल। अब देखो एक कहाँ है, पर बॉडी डायगोनल 2 गो, एक यहाँ हर कॉर्नर पे, पर बॉडी डायगोनल 2 एट ईच कॉर्नर। पर बॉडी डायगोनल जो हमारे पास आ रहा है, एक ये और एक ये 2 और 2 यहाँ पे, मतलब पर बॉडी डायगोनल 2 गो एट ईच कॉर्नर, 4 दूनी 8। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4। और टोटल ऑक्टा, क्योंकि बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी के अंदर है, तो ये हो गया क्या, लोकेशन ऑफ। ये बात दिमाग में बैठा लो, हमेशा कंफ्यूजन रहता है सबको, इसका हम बार बार डिस्कस कर दिए कि दिमाग में बैठा के रखोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बात अभी से हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो लोकेशन है वो है 8 बॉडी डायगोनल, हर चारों बॉडी डायगोनल के ऊपर पर बॉडी डायगोनल 2 एट ईच कॉर्नर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमारा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हमारा होगा सारे एज सेंटर पे और एक बॉडी के सेंटर पे। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात यहाँ तक, ये तो समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा गौर करो, अब अगर तुम यहां से सोचोगे और इस चीज को देखोगे तो ये देखो, यहां से यहां तक अगर टच किया, ये एटम टच कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है और बीच में एटम है, ठीक है। यही अगर तुम देखो यहां से यहां तक ये सारे एटम टच कर रहे हैं। तो अगर ये एटम टच करेंगे, थोड़ा सा हम अब इसके रेडियस की बात कर दें, इसी फिगर से हम इसके रेडियस का कैलकुलेशन कर दें तुमको। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, चलो हम इसको हटा के यहीं पे रेडियस का कैलकुलेशन अब तुमको समझा रहे हैं, देखो और समझो। अब थोड़ा सा इस कॉर्नर को अगर क्लियरिफाई करके इस कॉर्नर को निकालो, एक एटम, ये एटम और ये एटम, यहाँ इसको ए बी कर देते हैं तुमको समझने के लिए। तो यहां से लेके यहां तक ही क्या हो गया, ये ए बी हो गया बेटा। तो ये हो गया कितना, देखो ये बीच वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कैपिटल आर एटम का रेडियस कैपिटल आर और वॉइड का रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, क्लियर है। तो यहां से यहां तक एज लेंथ हो गया ए, एज लेंथ। तो हमारा मतलब लेट रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस कैपिटल आर, यहाँ पे हम मान लेते हैं एज लेंथ, एज लेंथ है ए, और हम मान लेते हैं ए रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है
वो हमने मान लिया स्मॉल आर है। तो यहाँ से चलो, अब यहाँ से यहाँ तक ये ए है, तो देखो आर टू आर, आर प्लस आर होल ट्वाइस इज इक्वल टू ए, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए बाई टू। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहीं से रिलेट कर देते हैं, ये यूनिट सेल है, ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, सारे फेस पे भी एटम है, क्योंकि हम बता रखे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट होता है, तो केवल और केवल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, मतलब HCP पैकिंग और CCP पैकिंग में ही प्रोड्यूस होता है, हम पहले डिस्कस किए हैं। तो वहां से हम चलेंगे सेंस फॉर FCC। हम जानते हैं FCC के लिए रेडियस क्या होता है, a/2√2 होता है। रेडियस क्या होता है, a/2√2। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे, कैपिटल रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है a/2√2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना, 2√2r हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो r प्लस आर इज इक्वल टू 2√2r, r बाई कितना हो गया बाई 2√2r/2, 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर r इजकल टू कर देंगे तो √2r और माइनस r, √2 माइनस 1r 1.414 और माइनस 414 माइनस 1r, मतलब ये हो गया क्या 0.414 कैपिटल R, 0.414 कैपिटल R। यही रेडियस हो गया किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस और एटम के रेडियस का ये रिलेशन हो गया, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ गया? तो ये बात अब हम दिमाग में रखेंगे, कैपिटल R जो है वो उसका रिलेशन और स्मॉल r का इसके साथ क्या होगा। जबकि टेट्राहेड्रल में याद करो हम लोग डिराइव किए थे स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। ठीक है? और एक बात और, जैसे इसी बात से क्वेश्चन तुमसे निकलेगा, तो देखो अब ये कटायन हम बताए थे कि जनरली वॉइड में कौन जाता है, कटायन, और एटम के जगह पे कौन रहता है, एनायन। किस में, आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड में, इन आयोनिक कंपाउंड, याद होगा हमने बताया था आयनिक कंपाउंड में कटायन के जगह पे रेडियस ऑफ कटायन यहाँ जो आया, इस पे अगर हम रिलेट करें, यहाँ से लिखें तो कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ एनायन, और स्मॉल r का मतलब उसमें कौन गया था, एनायन के कटायन गया। तो R एनायन प्लस का R एनायन इक्वल टू A, और ये R एनायन ये प्लस R माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया, A बाई, ये इधर कर दोगे तो a/2 हो गया। तो कटायन और एनायन का जो यहाँ पे रिलेशन है वो हमारा क्या होगा, a/2 आएगा। इससे क्या फायदा होगा, मान लो क्वेश्चन में कटायन का रेडियस दिया है और तुमको एनायन का रेडियस चाहिए, या एनायन का रेडियस दिया है और कटायन का रेडियस चाहिए, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका डिटर्मिनेशन कर लेंगे। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है बात सबको? क्लियर है? चलो, तो एक बात समझो। अब यहाँ से हमने देखा पर यूनिट सेल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये कितना था, तो डायगोनल पे 4 बॉडी डायगोनल, पर बॉडी डायगोनल 2, 8 था। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना था, तो ये था 4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको n मान ले देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मतलब पर यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के आधा होगा। मतलब n है ये और वो 2n, इसका हमेशा दुगुना होगा ये। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे। और n जो भी, जैसे मान लो हम FCC एक यूनिट सेल को बनाने में पर यूनिट सेल कितना आइटम खर्च होता है, 4। तो Z का वैल्यू अगर 4 है तो पर यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना प्रोड्यूस हुआ, 4। तो ये कितना होगा, दुगुना प्रोड्यूस होगा, कितना, 8 प्रोड्यूस होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात सबको? तो इसका बात हमेशा याद रखना है कि अगर ये और ये Z, मतलब याद होगा हम बात करेंगे FCC, क्योंकि ये दोनों वॉइड प्रोड्यूस होता है FCC में। तो इन FCC के लिए Z का वैल्यू 4 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा किसके बराबर होगा, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे Z के बराबर 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो हमारा है
वो हमारा हमेशा बराबर होगा किसका, 2 इंटू जेड, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में हमको हर जगह यूज पड़ेगा। तो अब हम ये समझने में कामयाब है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, इनका पोजीशन क्या है यूनिट सेल के अंदर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का एटम के रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। अब हमारे पास बात आता है थोड़ा सा इनसे रिलेटेड कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं। उसके लिए एक चीज़ और यहीं से अगर जोड़ लें, जैसे ये तो बात सबको समझ में आ गया वॉइड का कहानी। अब याद करो, ये हम जानते हैं, बस एक बार क्विकली रिकॉल कर दें, तुमको समझा दें। कॉर्नर, अगर एटम कॉर्नर पे जा रहा है तो कॉर्नर पे जो एटम्स जाएंगे, ये कॉर्नर, तो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा हमेशा कितना होगा, तो कॉर्नर में जो भी एटम्स रहेंगे उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 का होगा। कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन हमेशा कितना होगा, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा, ये हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो एटम फेस के सेंटर पे होगा, अगर फेस के सेंटर पे एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, जो फेस पे जो एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/2 का होगा, ये हम जानते हैं, हाफ का कंट्रीब्यूशन होगा। जो एटम बॉडी के सेंटर पे होगा, याद होगा ये कौन सा है, बॉडी के सेंटर, ये सब हम बताए हुए हम यहाँ रिकॉल करें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बॉडी के सेंटर पे है, तो बॉडी के सेंटर पे होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/1 का होगा। और अगर एटम एज के सेंटर पे है, टोटल इतने एजेज हैं, तो अगर एटम जो है वो एज के सेंटर पे है, ये है एज सेंटर, तो एटम अगर एज के सेंटर पे है तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना का होगा, 1/4 का होगा। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको। तो ये बात याद रखना है, कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या है, और एक यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने प्रोड्यूस होंगे, उनकी बात हम कर रहे थे। तो इतना बात हमको समझ में आ जाना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, जो हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात हम लोग यहाँ कर लें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह से, उसको पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे कॉमन क्वेश्चंस, जैसे देखो इसमें कहता है एक कंपाउंड है, गौर करो, एक कंपाउंड है A एंड B क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर, मतलब A एंड B जो है वो क्रिस्टलाइज करके क्यूबिक स्ट्रक्चर में जा रहा है। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब क्यूब के फॉर्म में जा रहा है, सिंपल ऐसे समझते चलना, हमने यहाँ बना लिया। क्यूबिक स्ट्रक्चर में जा रहा है मतलब क्यूब के फॉर्म में जा रहा है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, जिसमें कहता है, गौर करो, वेयर ए एटम आर एट द कॉर्नर, मतलब जो ए एटम है वो ए एटम सारे के सारे कॉर्नर पे जा रहा है। क्वेश्चन बोल दिया कि ए एटम जो है वो कहाँ गया, सारे के सारे कॉर्नर पे गया। और कहता है बी एटम एट द फेस सेंटर, और जो बी एटम था वो सारे के सारे जो हमारे हैं 6 फेस का सेंटर, चारों फेस ऊपर, 4 साइड वाला फेस, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेस हो गया। 6 फेस पे कौन गया, बी गया। ए गया कॉर्नर पे, दिस इज कॉर्नर, कॉर्नर पे गया, और बी मतलब ए कॉर्नर पे चला गया और बी जो गया वो कहाँ गया, फेस के सेंटर पे गया। बी जो हमारा है वो फेस सेंटर पे गया। अब यहां से तुम रिलेट करो, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन, सारे कॉर्नर पे गया, तो टोटल, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अभी बताया कितना होता है, 1/8 का। और एक कॉर्नर टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर पे 1/8 गया, तो 1/8 ये कट के कितना हो गया, 1, तो इज इक्वल टू ये हो गया 1। ये कहाँ गया, फेस के सेंटर पे। चलो, तो टोटल फेस का सेंटर कितना है, 6, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ हमने बताया था, हाफ इंटू 6, ये कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर तुम गौर करो तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1, और बी का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3। कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया क्या, AB3, यही इसका कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया क्या, AB3। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, अभी दूसरे क्वेश्चन को गौर करो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है 3 एलिमेंट है A, B एंड C।
या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता है, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी मान लो। कहता है कि हमने यहाँ पे हम इस बात को, इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को समझें तो गौर करो और देखो। कहता है 3 एलिमेंट है ए बी एंड ए है, बी है और सी है, ये 3 क्रिस्टलाइज करके क्यूबिक लैटिस बना रहा है, क्यूबिक लैटिस, जिसमें हमारा जो है, गौर करो तो ए ये कॉर्नर हो गए। तो हमसे क्वेश्चन पढ़ो तो कहता है बी एटम ऑक्युपाइज द कॉर्नर, तो कॉर्नर पे कौन गया? अब चलो कॉर्नर है, कॉर्नर पे कौन गया? तो बी एटम कॉर्नर पे गया है, कॉर्नर पे गया है। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बेटा क्या हो गया? 1/8 × 8 = 1। चलो बी एटम। उसके बाद कहता है ए एटम एट द बॉडी सेंटर, ये हो गया इसका बॉडी सेंटर, और इस पे कौन गया है? इस पे गया है कौन सा? ए एटम। तो कॉर्नर का बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/1 × 1 कितना हो गया? 1। क्लियर है? अब देखो उसके बाद कहता है कि कॉर्नर एंड ए एटम एट द बॉडी सेंटर, ए एटम एट द बॉडी सेंटर, एक में ए एटम बॉडी सेंटर, व्हाइल, जबकि कह रहा है व्हाइल सी एटम एट ऑल द फेस सेंटर, व्हाइल सी एटम एट ऑल द फेस सेंटर। तो 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, ये क्या हो गया? 6 फेस के सेंटर पे कौन गया? तो इस पे गया है कौन? सी एटम एट फेस सेंटर। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? तो 1/2 × 6, ये हो गया 3। तो अब कंपाउंड का फॉर्मूला ए हो गया 1, बी हो गया कितना? 1, और सी हो गया 3। कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया ABC3, ABC3, ये फॉर्मूला हो गया कंपाउंड का। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बात सबको समझ में आ गया? तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि जो इसमें आसान सा बात है, जो जहां कहेगा उस कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन अभी बताए हुए हैं, जस्ट उसको यूज करके, उतना यूज करके कहां कहां गया वहां से रिलेट करके इसको कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन तो क्लियर है। चलो तीसरा क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, गौर करना और समझना इसको भी। देखो ये सभी बातें अभी कॉर्नर से रिलेटेड हो रही है। इसमें देखो 2 एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेज as A atom at all the corner, B atom at all the face center। मतलब A और B ऐसे क्रिस्टलाइज कर रहा है कि देखो क्या है, ये देखो ये एटम जो हमने अरेंज किया, इसमें कहता है कि इस तरह से अरेंज किए कि क्या हुआ? ए एटम एट ऑल द कॉर्नर, ए एटम कॉर्नर पे, एंड बी एटम एट ऑल द फेस सेंटर, 4 एक 5 और एक 6 फेस के सेंटर पे चला गया बी एटम, यही कहता है। तो ए कहाँ गया है? ए कॉर्नर पे गया। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो 1/8 × 8 = क्या होगा? ये 1। और अगर बी 6 के फेस सेंटर पे गया तो बी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो बी का कंट्रीब्यूशन, बी की बात करेंगे, बी कहाँ गया? फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो 1/2 × 6 कितना हो गया? 3 होगा। कंपाउंड होता है इसका क्या? AB3। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाता। अब यहाँ जो क्वेश्चन में है वो गौर करो क्या कहता है। कहता है इफ ऑल द एटम्स along one of the axis through faces are removed, this is very important point, if all the atoms along one of the axis through faces are removed, मतलब फेस सेंटर के along अगर एटम है उसको, जैसे मान लो ये यूनिट सेल है, अब इसके फेस के along हम कहते हैं एक एक्सिस ड्रॉन करेंगे। तो अगर मान लो ये फेस, एक फेस देखो, एक फेस, 2 फेस, 1 2 3 4, चारों साइड, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर हम एक एक्सिस ड्रॉ करें तो यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकलेगा। अगर हम एक्सिस इधर से पुट करेंगे तो ये एक्सिस इधर से निकलेगा। अगर एक्सिस इधर से देंगे तो इधर से निकलेगा। तो फेस के एलोंग अगर हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो एक एक्सिस के सामने कौन पड़ेगा? एक इस एक्सिस का फेस सेंटर का एटम और एक इस फेस सेंटर का एटम। मतलब जब हम एक, अब क्वेश्चन को समझो तो कहता है इफ ऑल द एटम्स along one of the axis through faces, एक फेस के थ्रू एक एक्सिस ड्रॉन किए तो इसके थ्रू सारे एटम को रिमूव कर दें। तो एक एटम ये रिमूव हो गया फेस सेंटर का,
और एक एटम ये रिमूव हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो क्या होगा, सो देखो अब तो अब क्या हुआ, कॉर्नर के एटम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 8 रह गया। एलोंग वन एक्सिस क्या हुआ, 2 फेस सेंटर्ड एटम, ये लिख देते हैं एलोंग वन एक्सिस 2 फेस सेंटर्ड एटम आर रिमूव्ड। ये दिमाग में आ गया बात, रिमूव्ड। तो चलो कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 1 हो गया। अब चलो फेस पे, अगर टोटल फेस पे 6 एटम रह जाता तो 6 हो जाता, लेकिन हुआ क्या, 6 में से एक एक्सिस के लॉन्ग एक और एक 2 एटम इसमें से रिमूव हो गया, तो बचा कितना, बचा 4, बता 6 से 2 निकल गया तो 4 ही एटम बचा। तो ये हो गया हाफ इंटू क्या हो गया 4 = 2। तो ए हो गया कितना 1, ए हो गया 1, बी हो गया कितना, हो गया 2। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो जाएगा AB2। क्या हो जाएगा, AB2। तो बात सबको समझ में आया? क्लियर है बात सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कॉर्नर, फेस सेंटर, एज सेंटर और बॉडी सेंटर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से अब सॉल्व कर पाएंगे। अरे सॉल्व कर लेगा ना? क्लियर है ना? गुड। अब कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड तुम डिस्कस करो। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है क्वेश्चन में 2 एलिमेंट P and Q क्रिस्टलाइजेज इन CCP स्ट्रक्चर। गौर करना, P and Q जो है वो 2 एलिमेंट है P और Q, ये CCP स्ट्रक्चर में गया। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जैसे ही CCP लिखा तो तुम्हारे दिमाग में हंट कर जाना चाहिए कि इसका यूनिट सेल क्या है, FCC है। हम जानते हैं CCP हो या SCP हो, उसका यूनिट सेल कौन होता है, FCC। तो जैसे ही ये लिख दिया FCC हो गया। और FCC जैसे इतना बात तुमको दिमाग में, जैसे ये एक बात लिखा, इससे क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो देखो। FCC यूनिट सेल, जैसे ही CCP या SCP लिखा तो FCC यूनिट सेल। इसके साथ साथ क्या आएगा वो देखो, इसके साथ साथ Z का वैल्यू हो गया 4, और 4 है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड Z के बराबर, अभी बताए थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया कितना 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल जो आएगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, वो 8 होगा। इतना तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट इस इंफॉर्मेशन से इतना नहीं देगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से तुमको इतना बात खुद ब खुद समझ लेना होगा। ये बात समझ में आ गया? तो चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कहता है Q एटम फॉर्म्स क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस का मतलब यूनिट सेल, क्यूबिक लैटिस मतलब यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इसका कौन है, FCC। तो Q एटम जो था वो इसका FCC यूनिट सेल बनाया। Q एटम फॉर्म्स क्यूबिक लैटिस, मतलब Q एटम बना रहा है FCC, और FCC को बनाने के लिए कितना एटम खर्च हो रहा है, 4। इसका मतलब है Q बनाया है FCC, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब Q का कंट्रीब्यूशन 4 है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद कहता है P एटम ऑक्युपाइज ऑल नहीं, ऑल रहता तो टोटल, यह कह रहा है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब Q एटम जो हमारा है, Q ये हो गया P एटम। P एटम कहाँ गया, तो P एटम जा रहा है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा कितना है, 4। तो 2/3 ऑफ 4 मतलब कितना हो गया, 8/3। तो P हो गया 8/3। अगर देखें तो P कितना हो गया, तो यहां से चलो P हो गया 8/3 और Q हो गया कितना, 4। अब इसको आसान कर दो, पहले इसको 3 को हटा लो, तो 3 से दोनों को गुना कर दो, तो 8 × 3 और Q हो गया 4 × 3। लिख दिए। ऊपर भी 3 से 3 कट के हट गया, तो ये 3 हट गया, देख रहे हो। इसको भी 3 से गुना किए और इसको भी 3 से गुना किए, तो ये 3 कट के हट गया, और यहाँ पे हो गया 3। अब इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 काट के हटा दो, तो 4 दूनी 8, 4 से हो गया 4 दूनी 8 P2 और Q3। यही कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया P2 Q3। ये बात सबको समझ में आ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ो। तो दूसरा क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा में कहता है X Y Z 3 गो ये HCP में जा रहा है। तो HCP का मतलब सब कुछ सेम यही रह गया फिर से। HCP का मतलब यूनिट सेल FCC, और FCC का मतलब Z4 ऑक्टाहेड्रल 4 टेट्राहेड्रल वॉइड
8। इतना बात तुमको समझ जाना है, हम नहीं लिख रहे हैं, यही बात यहाँ पे इतना समझ, केवल HCP लिखे या CCP लिखे तो इतना बात खुद ब खुद समझ जाना है। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, कहता है इसमें दिस इन विच Y एटम फॉर्म्स क्यूबिक लैटिस, मतलब Y क्या बना रहा है, क्यूबिक लैटिस मतलब यूनिट सेल, और यूनिट सेल का मतलब हो गया क्या, तो Y बनाया, क्यूबिक लैटिस का मतलब हो गया FCC, मतलब ये हो गया कितना 4। अब चलो उसके बाद कहता है X एटम हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो X एटम कहाँ गया, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है बेटा 8, तो 8 का आधा में गया तो हाफ हो गया, ये हो गया 4। अच्छा उसके बाद है हमारा कौन सा, Z एटम एट ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑल मतलब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है 4, चारों का चारों में गया, मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्या 4 आउट ऑफ 4, चारों का चारों चला गया, इसका मतलब हो गया X हो गया 4, Y हो गया 4 और Z हो गया 4, सब में 4 4 कॉमन है, काट के हटा दिए, X Y Z, यही इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया XYZ। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको, तो इन दोनों क्वेश्चन में क्लियर बात समझ में आ रही, मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी अगर दिया रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे वो गौर करो, सिंपल बात यही करना है, पहले देख लेना है कौन स्ट्रक्चर है, उससे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दिया रहे वहां से यूज करके वहां पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इसमें जो था उसको थोड़ा सा गौर करें, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है 2 एलिमेंट A एंड B ये जा रहा है NaCl टाइप स्ट्रक्चर में। अब ये क्या है, तो इस वीडियो के जस्ट अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सम कॉमन काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में, और सम कॉमन काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड में हम देखेंगे AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप। AB टाइप हमारे अलग अलग तरह के हैं, उसमें से एक तरह का कंपाउंड NaCl है। तो अभी याद रखना है, जैसे NaCl हो गया तो NaCl टाइप के लिए हम याद रखेंगे कि Cl माइनस यूनिट सेल बनाता है FCC, और Na प्लस कहाँ गया है, Na प्लस ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है, बस ये याद रखना है, अभी दिमाग में रखना है, अगले क्लास में जब हम क्लियर करेंगे अपने आप ये बात क्लियर हो जाएगी कहना क्या चाह रहे हैं। FCC मतलब Cl माइनस FCC यूनिट सेल बनाएगा, मतलब बड़ा है, एनायन यूनिट सेल बनाता है और कटायन वॉइड में जाता है, तो जो वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na प्लस गया और Cl माइनस FCC बना है, ये बात याद रखना है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे कौन हो गया, तो B जस्ट लाइक किसकी तरह Cl माइनस AB बना रहा है, और Na प्लस जो हो गया A जो है वो जस्ट लाइक Na प्लस हो गया। यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो चलो अब हम इस बात को समझते हैं, यहाँ गौर करना, पहले इस लाइन को हम यहाँ समझा रहे हैं, देखना सब। क्वेश्चन बोला कि यहाँ FCC Cl माइनस FCC बना, FCC का मतलब सारे कॉर्नर और फेस का सेंटर, कॉर्नर और फेस का सेंटर, सारे फेस के सेंटर पे, मतलब ये जो Cl माइनस की तरह कौन है B, तो B जस्ट लाइक Cl माइनस कॉर्नर पे गया और फेस के सेंटर पे गया, दोनों जगह गया। और जबकि हमारा Na प्लस कहाँ गया है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कौन हो गया, तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा वॉइड कहाँ कहाँ था ऑक्टाहेड्रल, तो याद होगा 12 एज के सेंटर, याद होंगे बात, 12 एज के सेंटर, और 12 एज के सेंटर के साथ साथ ये कहाँ था, एक बॉडी के सेंटर पे था, तो इस पे कौन गया है, इस पे गया है A, मतलब ये जस्ट लाइक इस स्ट्रक्चर से हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बोलता है, आप क्वेश्चन पढ़ो, एलिमेंट A एंड B फॉर्म्स NaCl टाइप स्ट्रक्चर इफ ऑल फेस सेंटर एटम्स आर रिमूव्ड अलोंग वन एक्सिस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अगर ये केवल रहता, केवल अब देखो जस्ट लाइक ऐसा रहता तो क्या होता, B कहाँ गया है बेटा, तो B गया है कहाँ पे, समझना, कॉर्नर पे, तो 8 कॉर्नर 1/8 इंटू 8 प्लस प्लस कौन सा, तो यहाँ पे 6 फेस का सेंटर, तो फेस सेंटर का मतलब 1/2 इंटू 6,
तो ये हो जाता कितना 1 प्लस हो जाता कितना 3 इजकल टू ये 4 होता। और ए कहाँ गया है, ऑल एज सेंटर, टोटल एज 12, एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना का 1/4 का, तो 1/4 इंटू 12, और एक बॉडी के सेंटर पे 1/1, तो ये हो जाता कितना 3 और प्लस 1, ये कितना हो जाता 4। तो ए होता कितना 4 और बी होता 4, कंपाउंड हो जाता ए बी। ये तो समझ में आ रहा है। अगर ऐसा होता तो कंपाउंड तो हमारे पास ए बी ही आता, जस्ट लाइक NaCl। लेकिन इसी क्वेश्चन में क्या जोड़ दिया वो देखो, कहता है इफ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। तो अभी हम पढ़े थे कि अगर हम एक एक्सिस के अलोंग अगर एटम को रिमूव करते हैं, एक एक्सिस जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक एक्सिस के अलोंग फेस सेंटर का कैगो एटम रिमूव होगा 2, तो 2 फेस सेंटर एटम्स आर रिमूव्ड अलोंग वन एक्सिस, अलोंग वन एक्सिस 2 फेस सेंटर्ड एटम रिमूव्ड होंगे, रिमूव्ड 2 फेस सेंटर्ड एटम रिमूव होंगे। तो चलो कॉर्नर पे कोई इफेक्ट पड़ा, एज सेंटर पे कोई इफेक्ट पड़ा, बॉडी सेंटर पे पड़ा, नहीं पड़ा। इफेक्ट किसके पड़ा, तो 2 फेस सेंटर एटम रिमूव हो गया, तो कॉर्नर तो 1/8 इंटू 8 रह गया इसे, और यहाँ पे बस ये 2 एटम और रिमूव हो गया, तो 4 बचा, 4 इंटू 4 को 2 से डिवाइड करो 2, तो 1 + 2 ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 3, होना चाहिए था 4, लेकिन 2 फेस सेंटर एटम निकलने के कारण से ये 2 हो गया, तो 2 + 1 हो गया 3। अच्छा, अब इसके निकलने से ना तो बॉडी सेंटर पे इफेक्ट पड़ा ना एज पे, मतलब ये एज इट इज रह गया। इसका मतलब हो गया ए हो गया 4 और बी हो गया क्या, बी हो गया 3। कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया क्या, A4, कंपाउंड हो गया A4B3, यही इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, सबको बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर हमारे पास रहेंगे कि वॉइड में एटम जा रहा है या कहीं से मिस हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर हमारे पास रहेंगे तो हम अब आशा करते हैं कि इन तरह के क्वेश्चंस को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बात सबको, क्लियर है। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब आगे हमारे पास आएगा सम कॉमन काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कंपटीशन लेवल पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तब इसके बाद हमारे पास आएगा काइंड ऑफ डिफेक्ट के बारे में, हम लोग डिफेक्ट्स देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात सबको समझ में आ रहा है। फिर एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे और फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात सबको, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बात और फिर से हम रिपीट कर दे, वीडियो को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करो और थोड़ा सा उसको पढ़ा करो, सुनोगे, समझोगे, गौर करोगे। कोई भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है इसके क्वेश्चन जितने आसान तरीके से तुमको सॉल्व कर दिया गया है, इसके क्वेश्चंस कभी भी तुमसे छूटने वाले नहीं है। सो प्लीज बार बार वीडियो को देखते रहो, उसको गौर करते रहो, समझते रहो और उसको पूरे थ्रू आउट देखो, तभी तुमको इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में आएंगे हम लोग, तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।